अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह आज के पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि आज के नस के पेपर में आपसे पूछेगा। तो ना क्वेश्चन नंबर 1, इफ 20 waves pass through the medium in 1 seconds with the speed of 20 मीटर पर सेकंड, then the wavelength is। अब देखो हमारे पास वेव्स, साउंड्स एंड सिंपल हार्मोनिक का जो चैप्टर होता है उसके अंदर हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेव्स में, वो होता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमारे पास जो स्पीड होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है c इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। बस हम लोग जो है वो ट्रांसफर वेव्स में या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग ऐसे यूनिट कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग म्यू से यूनिट करते हैं। ठीक है। ट्रांसफर वेव्स में और हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास जो स्पीड है उसको v से डोनेट करते हैं हम लोग, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास जो स्पीड है उसको हम c से डोनेट करते हैं। ठीक है। वो हमसे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 20 वेव्स हैं जो कि पास हो रही हैं किसी भी एक मीडियम से 1 सेकंड के अंदर, और उनकी हमारे पास जो 20 वेव्स हैं उनकी हमारे पास जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो आपने वाली बात पता लगानी है कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है? अगर हम v इक्वल टू एफ लैम्डा देखें तो हम बहुत सारी यहाँ से जो लैम्डा है उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू v बाय एफ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वेलोसिटी डायरेक्ट गिवन है, और हमें जो वेलोसिटी गिवन है वो गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्ट नहीं गिवन। फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास ये होगा कि हमें 20 वेव्स पास हो रही हैं किसी भी मीडियम से 1 सेकंड के अंदर। 20 वेव्स पास हो रही हैं किसी भी मीडियम से 1 सेकंड के अंदर, तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू मीडियम, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका बन जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो कितनी है? नंबर ऑफ वेव्स जो हमें गिवन है वो गिवन है 20 वेव्स। हमारे पास 20 वेव्स किसी भी मीडियम से पास हो रही हैं, और उन 20 वेव्स का हमारे पास जो टाइम गिवन है वो गिवन है 1 सेकंड। तो अगर मैं अपने फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में पुट करूं तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा 20, क्योंकि मुझे जो है वो 20 वेव्स गिवन है, और जो इनका मुझे टाइम गिवन है वो कितना गिवन है, वो मुझे गिवन है 1 सेकंड का। ओके। तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? वो मेरे पास निकल के आएगी 20 हर्ट्स। तो अब मुझे यहाँ से जो है वो फ्रीक्वेंसी बआसानी पता चल गई। अब अगर मैं लैम्डा इक्वल्स टू वी बाय एफ अप्लाई करूं तो मुझे वेलोसिटी भी पता है और मुझे जो है वो फ्रीक्वेंसी भी पता है। वेलोसिटी जो है मुझे गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, और जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने निकाली है, वो आई है मेरे पास 20 हर्ट्स। तो 20 × 1 = 20 होता है, और 20 × 1 = 20, तो मेरे पास जो वेवलेंथ निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? वेवलेंथ मेरे पास निकल के आएगी 1 मीटर। तो मेरे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटोन फुलफिल्स द कंडीशन दैट। देखो पेयर प्रोडक्शन होता क्या है? पेयर प्रोडक्शन से मुराद हमारे पास ये होती है कि हमारे पास ये एक अदद कोई न्यूक्लियस है, हमारे पास ये अगर कोई न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास फोटॉन्स हैं। ये क्या है? ये हमारे पास है फोटॉन्स। तो जब हमारे पास जो फोटॉन्स हैं उनकी एक सर्टेन एनर्जी है, ठीक है, और उस एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है E इक्वल्स टू एच म्यू। ठीक है। अच्छा याद रहे कि हमारे पास जो है इस फोटॉन्स को, अगर आप बुक पढ़ोगे तो वहां पे कभी कभी रेडिएशन भी लिखा हुआ नजर आएगा। देखो रेडिएशंस क्या होती है? रेडिएशंस ना हमारे पास एनर्जी कैरियर्स हैं। रेडिएशंस क्या है? रेडिएशंस ना हमारे पास एनर्जी कैरियर्स होते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकते हैं, एनर्जी कैरियर्स। और हमारे पास जो रेडिएशंस हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं, और ये हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। और पार्टिकल्स में भी कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं? ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो जब आप इनको एक्सेलरेट कराएं बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर ये मूव हो तो ये हमारे पास रेडिएशन कहलाती है। ठीक है। अब मेरे पास ये फोटॉन्स हैं। ठीक है। अब इन फोटॉन्स की हमारे पास जो एनर्जी है, ठीक है, वो कितनी है? इन फोटॉन्स की हमारे पास जो एनर्जी है वो आ रही है E इक्वल्स टू एच। अब क्या होता है कि हमारे पास जो ये फोटॉन्स हैं इस न्यूक्लियस में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हमारे पास ये जो फोटॉन्स हैं ये इस न्यूक्लियस में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और नतीजे में हमें जो है वो दो पार्टिकल्स मिलते हैं। ठीक है। एक पार्टिकल हमें जो मिलता है उससे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पार्टिकल, और दूसरा जो हमें पार्टिकल मिलेगा उसे मैं कहूंगा एंटी पार्टिकल। लेट सपोज कि अगर मुझे जो है एक मेरे पास कोई एक न्यूक्लियस है, ठीक है,
और मैंने जो है वहां पे पेयर प्रोडक्शन स्टार्ट कराया, तो मुझे मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक है, और मुझे उसी जगह पे जो है वो पॉजिट्रॉन भी मिला। तो कहने की बात यह है कि अगर आप पेयर प्रोडक्शन करोगे तो आपको एक पार्टिकल मिलेगा और आपको एक एंटी पार्टिकल मिलेगा, आपको एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और आपको एक नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड के हैं, अगर मैं उनको दोबारा से सम अप कराऊं तो मेरा आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो पेयर प्रोडक्शन में हमने वाली बात देखी कि हमारे पास जो नेट चार्ज होता है, नेट का मतलब हमारे पास क्या होगा? नेट चार्ज और जो नेट है, इस नेट का मतलब होता है यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सम। नेट का मतलब होता है कि हमने किसी भी चीज को किसी चीज से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास अगर एक पार्टिकल है और उसी का एक एंटी पार्टिकल है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, वो प्रोटॉन भी हो सकता है, वो प्रोटॉन भी हो सकता है। तो अगर हम जो है वो उनका आपस में जो है सब्ट्रैक्ट कराएं या फिर हम जो है उनको आपस में ऐड करवाएं, ठीक है, सम अप करवाएं, तो हमने वाली बात देखी कि हमें जो नेट चार्ज मिलता है वो कैसा मिलता है? हमें जो नेट चार्ज मिलता है वो हमें मिलता है जीरो। ओके। तो हमारे पास पेयर प्रोडक्शन के अंदर दो बातें होती हैं जो एग्जामिनर हमसे खास तौर पे पूछता है। पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास दो बातें और होती हैं जो कि एग्जामिनर हमसे खास तौर पे पूछता है। एक तो ये कि हमारे पास जो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, वो फुलफिल हो रहा होता है, यानी कि नेट चार्ज हमारे पास क्या होता है? जीरो होता है। और हमारे पास जो मोमेंटम होता है, वो भी कैसा होता है? वो भी हमारे पास कंजर्व होता है। मोमेंटम भी हमारे पास कैसा होता है? मोमेंटम भी हमारे पास पेयर प्रोडक्शन के अंदर कंजर्व हो रहा होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एग्जामिनर आपसे बातों बातों में पूछ लेता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एग्जामिनर आपसे बातों बातों में पूछ लेता है कि पेयर प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये भी फुलफिल हो रहा होता है, और साथ ही साथ हमारे पास जो मोमेंटम होता है ये भी कंजर्व होता है। ओके। तो पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि अब यहाँ पे सवाल ये आता है जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि हमें कितनी एनर्जी देनी है किसी भी पेयर प्रोडक्शन के एक्सपेरिमेंट को अकर कराने के लिए। तो ये वाली बात याद रखिएगा कि पेयर प्रोडक्शन में हमने जो एनर्जी जो देते हैं हम लोग, ठीक है, वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कितनी एनर्जी होनी चाहिए? हमारे पास पेयर प्रोडक्शन के एक्सपेरिमेंट को अकर कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए? वो हमारे पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए होती है पेयर प्रोडक्शन के एक्सपेरिमेंट को अकर कराने के लिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे पास एक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम बिकम फोर टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। अगर मैं पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखूं तो वो हमारे पास होता है टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम के अंदर। अब सेकंड पेंडुलम में क्या होगा? हमारे पास सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, सेकंड पेंडुलम का हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो हमारे पास होता है 2 सेकंड्स। ओके। और अगर मैं टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी को देखूं, अगर मैं टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी को देखूं तो मुझे वाली बात नजर आ रही है कि मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्क्वायर रूट के साथ है। हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो कि स्क्वायर रूट के साथ है। तो मैं यहाँ से अपना एक फॉर्मूला बना सकता हूँ और वो होगा मेरे पास T1/T2 इक्वल्स टू L1/L2, और इनका मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट। अब मुझे एग्जामिनर कह रहा है कि अगर मेरे पास जो सेकंड पेंडुलम की लेंथ है, अगर मैं उसको फोर टाइम्स कर दूं इनिशियल लेंथ के, ठीक है, देखो उसने आगे आपको इनिशियल लेंथ नहीं कहा, लेकिन ये बड़ी बात जो है वो जाहिर है कि वो आपसे इनिशियल लेंथ ही पूछ रहा है, क्योंकि वो जो लेंथ है वो उसको फोर टाइम्स कर रहा है। तो किसी ना किसी चीज को जो है वो तो रेफरेंस बनाएगा ना, तो वो इनिशियल लेंथ को यहाँ पे रेफरेंस बना रहा है, यानी कि वो आपसे जो है वो L1 को यहाँ पे रेफरेंस बना रहा है कि अगर मैं सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ है अगर मैं उसको फोर टाइम्स कर दूं हमारे पास उससे इनिशियल लेंथ से, तो आप मुझे बताइए कि टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब मुझे पता है कि जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका जो मेरे पास टाइम पीरियड होता है वो कितना आता है? 2 सेकंड्स आता है। तो T1 की जगह पे मैं 2 सेकंड लिखूंगा, ठीक है। और मेरे पास जो L1 है, ठीक है, इस L1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? इस L1 की जगह पे मैं लिखूंगा L, ठीक है। और मेरे पास जो L2 है, अब मेरा एग्जामिनर ये चालाकी कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली जो टाइम पीरियड है, ठीक है, जो कि सॉरी जो कि लेंथ है हमारे पेंडुलम की, उसको वो फोर टाइम्स कर रहा है, ठीक है। तो L2 की जगह पे मैं 4L लिख। सुना, अब जो है वो हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि आप काइंडली T2 की वैल्यू पता लगाइए कि हमारे पास जो T2 की वैल्यू है वो कितनी होगी। सुना, अब आपके पास ये बन जाएगा T1/T2 इक्वल्स टू अंडर रूट L1/L2।
अब जो मेरे पास सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 सेकंड्स, तो T1 की जगह पे मैंने लिख दिया 2 सेकंड्स डिवाइडेड बाय T2 इक्वल्स टू अंडर रूट L1 अपॉन L2। अब मेरे पास जो L1 है वो रेफरेंस है, उसकी वैल्यू मेरे पास है L, ओके, डिवाइडेड बाय L2। अब मेरा जो एग्जामिनर है वो 4 टाइम्स कर रहा है हमारे पास सेकंड पेंडुलम की लेंथ को, ठीक है, कितना कर रहा है वो हमारे पास 4 टाइम्स कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4। अब वो हमसे पूछ रहा है आप T2 निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो L है, ये L इस L से घट जाएगा और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी 2/T2 इक्वल्स टू अंडर रूट 1/4। अब मैं जो हूँ वो स्क्वायर रूट 1 के ऊपर भी अप्लाई करूंगा और मैं जो स्क्वायर रूट हूँ वो 4 के ऊपर भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो जब मेरे पास जो स्क्वायर रूट है जब वो 1 के ऊपर आएगा तो 1 का स्क्वायर रूट मेरे पास होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास होता है 2, तो ये हो गया मेरे पास 2/T2। अब मुझे जो है वो T2 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा T2 इक्वल्स टू 2 × 2, ओके। और मेरे पास जो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड मेरे पास होता है 2 सेकंड्स, यानी कि इस एक 2 की जगह पे मैं लिखूंगा T1। तो मेरे पास जो टाइम पीरियड निकल जाएगा वो कितना निकल के आएगा, T2 इक्वल्स टू 2 × T1। यानी कि अगर मैं सेकंड पेंडुलम की लेंथ को, अगर मैं सेकंड पेंडुलम की लेंथ को 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास जो टाइम पीरियड होगा वो 2 टाइम्स जो है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 टाइम्स जो है वो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं सेकंड पेंडुलम की लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास जो टाइम पीरियड होगा वो 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इज द राइट आंसर, ठीक है, नॉट हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। क्योंकि हम लोग ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर इसी वजह से नहीं कह रहे क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर है वो रेफरेंस में मिला के हमसे जो है वाली बात पूछ रहा है, वो डायरेक्टली हमसे नहीं पूछ रहा, ओके। सुना, क्वेश्चन नंबर 4, द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड। देखो फ्लूइड का मतलब तो हमारे पास सिंपल होता है कि एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इट इज नोन एज फ्लूइड। मैंने नस की जितनी भी वीडियोस अपलोड करी हैं उसके अंदर मैंने फ्लूइड की जो इंजीनियरिंग की जो हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं वो मैंने आपको बताई हुई है कि हमारे पास जो फ्लूइड की इन एक्चुअल और एडवांस लेवल पे जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, तो आप बासानी वहां पे जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने जो है वो विस्कोसिटी के वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा जो लेक्चर्स हैं वो भी मैंने वहां पे बनाए हुए हैं कि मेरे ख्याल से जो एंड की जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसके अंदर सिनेरियो मेरे पास ये था कि मैंने विस्कोसिटी को बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो बताया। मैंने विस्कोसिटी के ग्राफ्स बताया कि हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड्स और जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स है वो कैसा होता है, तो अगर आप उसको भी देखोगे तो आपकी जो तैयारी है उसके अंदर 4 चांद लग जाएंगे। द इरेगुलर ऑन अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड। अब देखो हमारे पास जो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स होते हैं ना उनकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। अब देखो एक टाइप, वैसे तो हमारे पास टाइप्स बहुत सारी हैं लेकिन मैं आपको कुछ करवा देता हूँ इसके अंदर ताकि आपके जो एग्जाम्स हैं ठीक है उसमें आपकी जो अच्छी तैयारी है वो हो सके। जो पहली टाइप आती है ना हमारे पास फ्लूइड की वो आती है हमारे पास स्टेडी फ्लो। जो दूसरी टाइप आती है हमारे पास फ्लूइड की वो हमारे पास आती है अनस्टेडी फ्लो। जो तीसरी टाइप आती है हमारे पास फ्लूइड की वो आती है हमारे पास लेमिनार फ्लो। और जो चौथी टाइप आती है हमारे पास फ्लूइड की वो हमारे पास आती है टर्बुलेंट फ्लो। वैसे तो बहुत सारी हैं, यूनिफॉर्म फ्लो भी है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो भी है, कंप्रेसिबल फ्लो भी है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो भी है, ट्रांजिशन फ्लो भी है, वैसे बहुत सारी हैं लेकिन हम लोग जो है अभी क्या चार डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो नाउ टाइप नंबर 1 स्टेडी फ्लो। देखो स्टेडी फ्लो बेसिकली हमारे पास ऐसा फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड की फ्लूइड में कोई चेंज ना है, फ्लूइड में कोई चेंज ना आए टाइम के रिस्पेक्ट से। फ्लूइड में अगर हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आ रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ऐसे फ्लो फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे फ्लो को हम लोग कहेंगे स्टेडी फ्लो। अगर हमारे पास जो फ्लूइड है अगर उसके अंदर किसी भी किस्म का चेंज नहीं आ रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेडी फ्लो कहेंगे, ठीक है। जिस तरीके से उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, उसकी हमारे पास जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ साथ, तो ऐसे फ्लो फ्लूइड को हम लोग कहेंगे स्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो बेसिकली हमारे पास ऐसा फ्लो होता है जिसके अंदर फ्लूइड्स में कोई चेंज आए, फ्लूइड में कोई चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम लोग कहेंगे अनस्टेडी फ्लो। यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो, उस फ्लूइड की हमारे पास जो डेंसिटी है वो चेंज हो, उस फ्लूइड का हमारे पास जो प्रेशर है वो चेंज हो,
तो ऐसे फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम लोग कहेंगे अनस्टेडी फ्लो। एक चीज होती है हमारे पास लेमिनार फ्लो और दूसरी चीज होती है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। देखो लेमिनार फ्लो हमारे पास एक ऐसा फ्लो होता है जिसके अंदर जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं, जिसके अंदर जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं? जिसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ऐसे फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम लोग कहेंगे लेमिनार फ्लो। नाउ टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो हमारे पास एक ऐसा फ्लो होता है जिसके अंदर जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं वो जिगजैग होती हैं। कैसी होती हैं? वो जिगजैग होती हैं। तो ऐसे फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम लोग कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कोई डब्बा है या आपके पास कोई पाइप है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। लेट्स सपोज कि स्ट्रीम लाइंस है। स्ट्रीम लाइन बेसिकली आपके पास वो लाइंस होती हैं जो आपके पास फ्लूइड का पाथ है ना, वो आपके पास स्ट्रीम लाइंस होती है, ठीक है। द पाथ ऑफ द फ्लूइड इट इज नोन एज स्ट्रीम लाइंस। अब आपके पास जो है ये कोई एक स्ट्रीम लाइंस है ऐसे। अब ये जो मेरे पास जो दो फ्लूइड की लाइंस हैं या फिर दो स्ट्रीम लाइंस हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। तो ऐसे फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम लोग कहेंगे लेमिनार। दूसरी चीज हमारे पास होती है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो आपके पास एक ऐसा फ्लो होता है जिसके अंदर जो स्ट्रीम लाइंस होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो जिगजैग मोशन में होती हैं। तो ऐसे फ्लो फ्लूइड को हम लोग कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। साथ ही साथ अगर मैं आपको रेनॉल्ड नंबर बताऊं तो आपके पास रेनॉल्ड नंबर बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जिसकी वजह से आप बता सकते हो कि आपका जो फ्लूइड है, ठीक है, वो लेमिनार है, वो टर्बुलेंट है, या फिर वो आपके पास ट्रांजिशन है, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर बेसिकली इसको हम डोनेट करते हैं आर ई से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है रो वी एल अपॉन म्यू। ये हमारे पास जो होता है वो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है। रो हमारे पास डेंसिटी है, वी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, एल हमारे पास लेंथ ऑफ द पाइप है जिसके अंदर वो फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, म्यू हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी है या फिर विस्कोसिटी। ओके। तो अगर मेरे पास जो रेनॉल्ड नंबर होता है, अगर मेरे पास रेनॉल्ड नंबर है, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंजीनियरिंग का प्योर कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह आप आगे जाके इंजीनियरिंग को चूज करोगे तो उसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल में, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यूजुअली पढ़ाई जाती है। ओके। सो आपके पास रेनॉल्ड नंबर का वहां पे खेल बहुत ज्यादा जो है वहां पे आने वाला है कि रेनॉल्ड नंबर से हम ये लोग ये वाली चीज पता लगा लेते हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो हमारे पास लेमिनार है या टर्बुलेंट है या ट्रांजिशन है। तो अगर मेरे पास जो रेनॉल्ड नंबर है, अगर मेरे पास जो रेनॉल्ड नंबर है, अगर मेरे पास इसकी जो वैल्यू है अगर वो 2000 से कम आ रही है तो ऐसे हम ऐसे फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे? लेमिनार फ्लो कहेंगे। अगर मेरे पास जो रेनॉल्ड नंबर है, अगर इसकी वैल्यू 2000 से कम आ रही है तो फ्लो फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे? लेमिनार फ्लो कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई भी रेनॉल्ड नंबर है, अगर उसकी वैल्यू मेरे पास 4000 से ज्यादा आ रही है, अगर रेनॉल्ड नंबर की मेरे पास जो वैल्यू है अगर वो 4000 से ज्यादा आ रही है तो ऐसे फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे? टर्बुलेंट कहेंगे। अब अगर मेरे पास रेनॉल्ड नंबर है, उसकी वैल्यू मेरे पास 2000 से लेकर 4000 के दरमियान में आ रही है, तो ऐसे फ्लो ऑफ फ्लूइड को क्या कहेंगे? तो ऐसे फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन फ्लो। क्या कहेंगे? ऐसे फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन फ्लो। अगर रेनॉल्ड नंबर की मेरे पास जो वैल्यू है अगर वो 2000 से लेकर 2000 से लेकर 4000 के दरमियान में आ रही है तो ऐसे फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन फ्लो। ट्रांजिशन फ्लो इसको इसी वजह से भी कहा जाता है क्योंकि हमारे पास जो ये फ्लो फ्लूइड है ये अपने आप को ट्रांजिशन कर रहा है, लेमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जा रहा है, तो ऐसे फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है। तो हमारे पास जो इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे टर्बुलेंट, which is option number B is the right answer. Question number 5. The area between time and graph is numerically equal to। देखो ये जो सवाल है ये हमारा काइनेमेटिक्स से लिया गया है। अब हमारे पास काइनेमेटिक्स के अंदर सिनेरियो ये होता है कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ग्राफ के रिलेटेड। एक तो उस ग्राफ का स्लोप होता है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर बेतहाशा सवाल पूछता है, और एक उस ग्राफ का हमारे पास एरिया होता है। बस ये दोनों जो बातें हैं ना ये एग्जामिनर बहुत पूछता है। देखो स्लोप और एरिया ना बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, अगर मैं वीटी इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है, वी बोले तो वेलोसिटी, टी बोले टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारे पास जो स्लोप होता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारे पास जो स्लोप होता है वो हमें एक्सीलरेशन बता के दिखाता है। क्या दिखाता है? वो हमें एक्सीलरेशन बताता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारे पास जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारे पास जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट बता के दिखाता है। सो
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारे पास जो स्लोप है वो हमें एक्सीलरेशन बता के दिखाता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारे पास जो एरिया है वो हमें डिस्प्लेसमेंट बता के दिखाता है। सिमिलरली अगर मैं एटी ग्राफ की बात करूं, तो एटी ग्राफ का हमारे पास जो एरिया होगा, द एरिया अंडर एक्सीलरेशन एंड टाइम ग्राफ, ये हमें क्या बताता है, ये हमें वेलोसिटी बता के दिखाता है। द एरिया अंडर एक्सीलरेशन एंड टाइम ग्राफ, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें वेलोसिटी बताएगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम लोग एस टी ग्राफ भी कहते हैं। तो एस टी ग्राफ का हमारे पास जो स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा, स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमारे पास जो स्लोप होगा, ठीक है, वो हमें क्या बताएगा, वो हमें वेलोसिटी बता के दिखाएगा। सो द एरिया बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और इसको कभी कभी हम लोग जो है वो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से भी हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। शर्त यह है कि अगर दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हो तो, ठीक है। और दोनों का आपके पास जो है वो डिस्टेंस भी, मैग्नीट्यूड भी आपके पास क्या हो, सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस बताएगा। और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या बताएगा, वो हमें वेलोसिटी बता के दिखाएगा। खैर, एम मीटर इज कनेक्टेड। देखो हमारे पास बहुत सारे बच्चों के अंदर जो है ये कंफ्यूजन होती है कि हमारे पास जो एमीटर है ये हमारे पास पैरेलल के अंदर कनेक्ट होगा, ठीक है, विच इज रॉन्ग। हमारे पास एम मीटर और हमारे पास वोल्ट मीटर, ये दोनों के दोनों हमारे पास डिवाइसेस हैं। देखो एम मीटर का हमारे पास काम क्या होता है, ये एग्जामिनर आपको जान पूछ के इसी वजह से देता है ताकि आप उसको गलत कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे तो मेजोरिटी बच्चे हैं वो एम मीटर को पैरेलल में और वोल्ट मीटर को सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग है। देखो अगर आपके पास एम मीटर बन गया, अगर आपके पास एम मीटर बन गया है, तो एम मीटर को हम लोग जो सर्किट में लगाते हैं, एम मीटर को हम लोग जो सर्किट में लगाते हैं, और सर्किट की शॉर्ट फॉर्म हमारे पास सी के टी होती है। एम मीटर को हम लोग जो सर्किट में लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, वो हम लोग सीरीज के अंदर लगाते हैं, क्योंकि एम मीटर का काम हमारे पास क्या होता है, एम मीटर का काम हमारे पास होता है करंट को मेजर करना, ठीक है। और हमारे पास जो करंट सेम होता है वो किस में होता है, करंट हमारे पास जो सेम होता है वो सीरीज में सेम होता है। तो एम मीटर को सीरीज में इसी वजह से लगाते हैं ताकि जितना हमारे पास जो करंट है वो एम मीटर डिटेक्ट करके देगा, हम ये वाली बात एज्यूम कर लेंगे कि तमाम इंडिविजुअल लोड्स पर भी वही करंट आ रहा हो। और एक चीज होती है आपके पास, दूसरी चीज वो होती है वोल्ट मीटर। अभी देखो वोल्ट मीटर क्या, वोल्ट मीटर बेसिकली आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि वोल्टेज को मेजर करती है। अब वोल्ट मीटर को अगर हम लोग सर्किट के अंदर लगाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्किट। अगर हम लोग वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर हम लोग लगाएंगे पैरेलल। पैरेलल लगाने की वजह ये होती है कि पैरेलल के अंदर हमारे पास होता है वोल्टेज सेम। तो जितना वोल्टेज हमारे पास जो है वो, जितना वोल्टेज हमारे पास वोल्ट मीटर डिटेक्ट करके देगा, हम ये वाली बात एज्यूम कर लेंगे कि तमाम इंडिविजुअल लोड्स पर भी वही वोल्टेज की वैल्यूज आ रही होंगी। तो एम मीटर को सीरीज में लगाते हैं सर्किट में, और वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं हम लोग सर्किट में, लेकिन इनकी फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग अलग है, ठीक है। अगर आपके पास गैल्वानोमीटर है, अगर आपके पास गैल्वानोमीटर है, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये वाली करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट्स मिस्टेक। जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं ना, ये वो वाली करते हैं कि हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है, और अगर इस गैल्वानोमीटर के पैरेलल, अगर इस गैल्वानोमीटर के पैरेलल अगर मैं शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लूंगा ना, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास जो फैशन है, ये पूरा का पूरा मेरे पास जो फैशन है ये मेरे पास एमीटर कराएगा। तो बच्चों के जहन में वाली बात होती है कि एमीटर पैरेलल, एमीटर पैरेलल, वो एमीटर आपसे सर्किट में पूछते हैं हमेशा, और वो आपको जो है वो हमेशा इसी चीज में कंफ्यूज करेगा। वो आपसे एमीटर की फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है कि एमीटर बन गया है, अब बताना मैं क्या यूज करूं, तो आप एमीटर को सीरीज के अंदर लगा दो। सिमिलरली अगर हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर कैसे बनता है, क्योंकि हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है, इस गैल्वानोमीटर के सीरीज में हम लोग जो है वो हाई रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग कह रहे होते हैं मल्टीप्लायर, वो हम लोग जो है वो कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो फैशन है ये हमारे पास जो है वो वोल्ट मीटर बन जाता है। अच्छा, हमारे पास जो ये शंट रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास बहुत छोटी होती है, ठीक है, मतलब कि इसकी वैल्यू छोटी होगी। और हमारे पास जो ये मल्टीप्लायर है, इसकी हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा होती है। सो नाउ एम मीटर को हम लोग जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर इन। देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते क्यों हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम लोग इसी वजह से कहते हैं कि हमारे पास जो रेक्टेंगल्स होता है, हमारे पास जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनकी जो दो साइड्स होती हैं, हमारे पास जो रेक्टेंगल्स हैं उनकी जो दो साइड्स होती हैं, उनका आपस में जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो हमारे पास 90 डिग्री का होता है। जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनकी उनकी जो दो साइड्स होती हैं, उन दोनों साइड्स का आपस में जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो आपस में होता है 90 डिग्री का। तो जब भी हम लोग जो है वो उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं उनके हमारे पास जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो हमारे पास 90 डिग्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द टेम्परेचर विच द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर
फॉल्स टू जीरो इज कॉल्ड। देखो हमारे पास कोई भी आपके पास एक कंडक्टर है, अगर आप उस पर कंडक्टर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो आप फेस चेंज कर रहे हो ना किसी भी कंडक्टर का सुपर कंडक्टर के अंदर, ये हमारे पास कहलाएगा सुपर कंडक्टिंग फेस। क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाएगा सुपर कंडक्टिंग फेस। तो सुपर कंडक्टिंग फेस में अगर आप किसी भी कोई भी कंडक्टर है, अगर उसका फेस सुपर कंडक्ट अगर उसका फेस अगर आप चेंज कर रहे हो, तो ऐसे फेस चेंज को हम लोग कहेंगे सुपर कंडक्टिंग फेस, ठीक है। और वो जो टेम्परेचर होगा उसे हम लोग कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली आपके पास वो टेम्परेचर होता है जिसमें अगर आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर वहां तक पहुंचा दो, तो उससे नीचे आपके पास जो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। और सुपर कंडक्टर बेसिकली आपके पास ऐसे कंडक्टर्स होते हैं, सुपर कंडक्टर्स आपके पास ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कैसी होती है, उनकी जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास होती है जीरो। ये आर हमारे पास रिजल्टेंट नहीं है, ये आर हमारे पास रेजिस्टेंस है। ओके। और सिमिलरली आपके पास जो एग्जामिनर है वो इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ वो कैसा होता है, इनवर्स होता है। लेकिन ये हमारे पास सेमी कंडक्टर्स के अंदर होता है। किसमें होता है? ये हमारे पास सेमी कंडक्टर्स के अंदर होता है कि जो रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर हमारे पास जो रेजिस्टेंस के साथ होता है वो कैसा होता है, वो हमारे पास इनवर्स होता है। और सेमी कंडक्टर्स में हमारे पास जो अल्फा होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है नेगेटिव। और मेटल्स के केस के अंदर, और खास तौर पे वो मेटल्स जो कि या फिर वो कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उस केस के अंदर हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन बनाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू होती है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 9, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड। इसको हम लोग कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स याद रखिएगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है वो हमारे पास एक होता है स्केलर क्वांटिटी है, और वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया विच इज ई डॉट डेल्टा ए। ये ई हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, डेल्टा ए हमारे पास जो है वो वेक्टर एरिया होता है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बेसिकली हमारे पास होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स passing through the plane, passing through the surface which is known as the electrical flux। और ये वेक्टर एरिया क्या होता है? देखो वेक्टर एरिया बेसिकली आपके पास होता है कि आपके पास कोई एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन बेसिकली आपके पास होता है जो टू डायमेंशन चीजें होती हैं उन्हें हम लोग कह रहे होते हैं प्लेन। अब प्लेन जो होता है आपके पास, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आपको बताई जाती है यूनिट नॉर्मल वेक्टर के जरिए, ठीक है। और आपके पास जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है ये इस प्लेन की डायरेक्शन बनाता है, और ये आपके पास जो प्लेन होगा, ठीक है, इसी को फिर हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर एरिया कहेंगे। वेक्टर एरिया बेसिकली आपके पास होता है कि आपके पास कोई सिंपल एरिया था, उसके साथ आपने जो है वो डायरेक्शन ज्वाइन कर ली, तो वो आपके पास बन जाएगा वेक्टर एरिया। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, और इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। Question number 10. Half life of an element is 5 days. If we have 50,000 atoms, then how many atoms will be left after 10 days? वो हमसे वाली बात कह रहे हैं कि हमारे पास सिनेरियो ये है कि कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है? उसकी हाफ लाइफ है 5 दिन। ये हाफ लाइफ क्या बता रही है? ये हाफ लाइफ आपको बता रही है कि हर 5 दिन बाद हमारे पास जो एक सर्टेन एलिमेंट है वो अपनी प्रीसीडिंग वैल्यू का, अपनी पिछली वैल्यू का हाफ हो जाएगा। लेट सपोज मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है और लेट सपोज वो 100 ग्राम का है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल वो 100 ग्राम का है, और उसकी हाफ लाइफ है 5 दिन। तो 5 दिन बाद ये 100 ग्राम का आधा हो जाएगा, मिसाल के तौर पर ये 50 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। फिर मजीद 5 दिन गुजरेंगे, ये 50 ग्राम का भी आधा हो जाएगा, 25 ग्राम हो जाएगा। फिर मजीद 5 दिन गुजरेंगे, ये 25 ग्राम का भी आधा हो जाएगा, तो 12.5 ग्राम बन जाएगा। तो आपके पास हाफ लाइफ ये बताता है कि कोई भी एक सर्टेन एलिमेंट वो अपनी प्रीसीडिंग वैल्यू का क्या कर रहा होता है, हाफ कर रहा होता है। तो आपके पास कोई एक हाफ लाइफ है एलिमेंट की, वो कितनी है, वो 5 दिन है। अब आपके पास 50,000 एटम्स, आपके पास कितने एटम्स हैं, 50,000 एटम्स है। आपने पता लगाना है कि वो 10 दिन बाद कितने रह जाएंगे। देखो 10 दिन वो कैसे गुजारेंगे, 10 दिन वो दो पार्ट में गुजारेंगे, एक पार्ट में 5 दिन गुजारेंगे, दूसरे पार्ट में वो आपसे अगेन 5 दिन गुजारेंगे, ठीक है। और आपके पास जो 5 दिन होगा, ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो एटम्स होंगे वो अपनी पिछली वैल्यू का हाफ हो जाएंगे, ठीक है। जब आपके पास 0 से 10 दिन तक अगर आप किसी भी सर्टेन एलिमेंट को
ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो क्या क्या होगा इस केस के अंदर आपके पास ये होगा, पहले वो 0 से 5 दिन में आएंगे, ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। जैसे ही वो 5 दिन में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो हाफ हो जाएंगे, यानी कि वो 50,000 थे, ठीक है, वो 50,000 थे, वो 50,000 का क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। यही तो आपको हाफ लाइफ बता दी है। फिर क्या होगा, फिर वो 5 दिन से 10 दिन के अंदर आएंगे, ठीक है। सर ये 5 दिन से 7 दिन के अंदर नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 5 दिन से 7 दिन के भी अंदर आएंगे, लेकिन वो हमारी हाफ लाइफ नहीं है, ठीक है। तो हमने हाफ लाइफ के अंदर लेकर आना, ठीक है। पहले वो 0 से 5 दिन में आए तो हाफ लाइफ हो गई। अब वो 5 से 10 दिन में जाएंगे तो दोबारा हाफ लाइफ हो जाएगी, 6, 7, 8, 9, 10 दोबारा तो आपके पास 5 दिन हो जाएंगे, ओके। सो जब वो 5 दिन से 10 दिन में दोबारा आएंगे तो वो दोबारा हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास दोबारा आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 50,000 को आपने डिवाइड करना होगा 4 से, ठीक है। अब 50,000 को 4 से हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखो आपके पास लिखा हुआ है 50,000, इसका मतलब ये है कि 5 आप अलग कर लो, और 5 के कितने जीरो है, 5 के आगे आपके पास जो जीरो है वो 4 है, ये 1 जीरो, ये 2 जीरो, ये 3 जीरो, ये 4 जीरो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आपके पास आ गया 10 की पावर 4, और नीचे आपके पास आ गया 4। अब अपने 5 को डिवाइड करना है 4 से, कैसे करेंगे, 5 आपके पास अंदर जाएगा, 4 आपके पास बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। 4 वन 4 होता है। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और आपके पास जो है वो जीरो बढ़ा देंगे। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे आपके पास जीरो बढ़ा देंगे तो आपके पास हो जाएगा 4 वन 4, और 4 टू से आपके पास कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 4 टू से 8, तो 10 - 8 आपके पास कितना बन जाएगा, 10 - 8 आपके पास जो है वो बन जाएगा 2, ठीक है। और पॉइंट ऊपर लगा हुआ है, मैं नीचे दोबारा जो है जीरो बढ़ा देता हूँ तो आपके पास नीचे आ गया जीरो, और 4 5 से आपके पास होता है 20। तो यानी कि वो कितने बन जाएंगे, वो आके बच जाएंगे 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 बच जाएंगे। अभी जो 1.25 है इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, जो 10 की पावर 4 है इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो आपके पास बन जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो 1.25 या 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आएगा 125, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। इस 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, इस 10 की पावर 2 का मतलब ये है कि 125 के आगे आपने 2 जीरो और लगाने, ये मतलब है आपके पास 10 की पावर 2 का। तो 125 के आगे 2 जीरो और, तो 1 0 2 0। तो यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक, अगर आपके पास कोई भी सर्टेन एलिमेंट है और वो आपके पास 5,000 एटम्स हैं, तो 10 दिन के बाद वो 12500 आइटम्स आपके पास जो है वो बच जाएंगे। कितने आइटम्स बच जाएंगे, आपके पास 12500 आइटम्स जो है वो आपके पास बच जाएंगे, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये थे वो एमसीक्यू जो कि आज नेट के पेपर में आए हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।